हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवल कुमार। आज मैं आपके लिए सुप्रीम जादूगर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ दिनों बाद जब व्हाइट ग्रिफिन एकेडमी की सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू हुई, लत अभी भी वॉर्प स्टेप्स को ट्रू मैजिक में बदलने का अभ्यास कर रहा था और साथ ही ब्लिंक सीखने की कोशिश भी कर रहा था। ये प्रोफेसर रड की क्लास का अंतिम मील का पत्थर माना जाता था और लत उनसे अपने रिश्ते खत्म करने के लिए उत्सुक था। जब से लत ने वॉर्प स्टेप्स सीखा था, पुराने प्रोफेसर और भी अधिक चिड़चिड़े और अमित्र हो गए थे, जिससे उसे अपने ढीठ रवैये पर पछतावा होने लगा। तब मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। मेरे उत्साह और रड के उकसावे के बीच मैंने गर्व को खुद पर हावी होने दिया। मैं कभी कभी बहुत मूर्ख बन जाता हूं, कोई भी पूर्ण नहीं होता। जियो और सीखो, सोलस ने उसे सांत्वना दी। अपनी नई शत्रुता के बावजूद लत ने कभी कोई सबक नहीं छोड़ा। चीजें सामान्य होने से पहले प्रोफेसर से जितना संभव हो सके उतना ज्ञान निचोड़ लिया। आखिरकार लत के लिए डायमेंशनल मैजिक वास्तव में सबसे कठिन विषय था। चूंकि मनोहर और मात दोनों अभी भी बाहर थे, इसलिए उसके पास प्रोफेसर वेनमायर के साथ फौज मास्टरिंग का अभ्यास करने के लिए बहुत समय था, जिससे उसे अपने साथियों से आगे निकलने और उनसे कम्युनिकेशन एम्यूलेट्स बनाना सीखने का अवसर मिला। कल्ला से मिलने और रायमन के विकास को देखने के बाद लित ने फैसला किया कि अपने गैर मानवीय सहयोगियों के साथ संपर्क में रहना बेहतर है। समस्या ये थी कि एम्यूलेट्स खरीदने में बहुत महंगे थे, जिससे उसे एहसास हुआ कि मार्शनेस से मिले वे 2 उपहार कितने बड़े थे। हालांकि एम्यूलेट्स की फौज मास्टरिंग एक जटिल कार्य था। नीला रत्न, जिसे काम करने के लिए आवश्यक मुख्य वस्तु माना जाता था, एक असामान्य माना पत्थर था और इसके अलावा कई इंचांटमेंट्स की आवश्यकता थी। चित्रों और ध्वनियों को प्रसारित करना, उन्हें प्राप्त करना, वस्तुओं और दस्तावेजों को स्कैन करने की क्षमता, दूसरे कम्युनिकेशन एम्यूलेट के सिग्नेचर को याद रखना, हर एक कार्य के लिए अपने स्वयं के स्पेल की आवश्यकता थी। वेनमायर उसे ब्लूप्रिंट दिखाने के लिए केवल इसलिए सहमत हुई थी ताकि लत को उसकी सीमाओं का एहसास हो सके। वो हमेशा उसके सैद्धांतिक ज्ञान से चकित रहती थी, जो वास्तव में पूरी तरह से सोलसपीडिया पर निर्भर था। लेकिन अब जब उसके पास सिखाने के लिए केवल वही था, तो उसे एहसास हुआ कि उसमें व्यवहारिक कौशल की कमी थी। वो इसके लिए पर्याप्त जानता था, लेकिन लंबे समय में यह एक घातक दोष बन सकता था। इसलिए वेनमायर ने उसे अपनी क्षमता से अधिक प्रयास करने की अनुमति दी। यह महसूस करने के बाद कि यह कार्य उसकी वर्तमान क्षमताओं से परे था, लत ने विचार छोड़ दिया और इसके बजाय बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित किया। उस दौरान जिन प्रोफेसर्स के साथ उसने काम किया, वे उसके मेहनती स्वभाव के शौकीन हो गए। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि लत ने उन विशेषाधिकारों के लिए कभी अहंकार नहीं दिखाया जो उन्हें उसे देने के लिए मजबूर किया गया था, केवल सम्मान और कृतज्ञता दिखाई। उसने अपनी रातें अपने कोर को और अधिक परिष्कृत करने के लिए एक्यूमुलेशन का उपयोग करने और अपने पॉकेट डायमेंशन में बक्से खोलने का रास्ता खोजने में बिताई। इस प्रक्रिया में काफी कुछ खो दिया। बुनियादी बातों पर वापस जाने से न केवल वह एक बेहतर फौज मास्टर बन सका, बल्कि उस रहस्य को सुझाने के तरीके को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिली। जब उसके दोस्त आखिरकार वापस लौटे, तो उसने अपने सभी प्रयासों में बहुत प्रगति की थी, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। यूरियल अकेला था, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था और बहुत शानदार दिख रहा था। इसके बजाय लड़कियां उदास लग रही थी, जैसे उन्हें अक्सर बहुत सी कड़वी गोलियां निगलने के लिए मजबूर किया गया हो। अरे, मुझे लगा कि उदास और गंभीर रहना मेरा काम था, लत ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यदि तुम मेरी मां को जानते तो तुम समझ जाते। ये पिछले कुछ दिन एक बुरा सपना थे, खासकर उनके लिए। पहलोरिया ने अन्य 2 लड़कियों की ओर इशारा करते हुए आह भरी। और जहां तक मेरी बात है, मुझे यहां वापस आकर खुशी होनी चाहिए। ऐसे कई पल थे जब मैंने गंभीरता से सोचा था कि मैं फिर कभी पैंट नहीं पहन पाऊंगी। साथ ही मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं 2 दोस्तों के साथ जाऊंगी और 2 बहनों के साथ वापस आऊंगी। लत ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। यह वह पहलोरिया नहीं थी जिसे वह जानता था और जिसका सम्मान करता था, आत्मविश्वासी और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली। पहेलियों में बात करना उसके स्वभाव में नहीं था, उसकी बातों का कोई मतलब नहीं बन रहा था। यूरियल को पहले से ही सब कुछ पता था, लेकिन उसने अनजान होने का नाटक किया ताकि यदि किसी लड़की को भावनात्मक सहारे की जरूरत हो तो वो स्वाभाविक रूप से वहां मौजूद रह सके। उनकी उलझन को देखकर फ्रिया ने उन्हें सब कुछ समझाया जो हुआ था। हाउस सोलिवर के पतन से लेकर ड्यूक अर्नर्स द्वारा उन्हें गोद लेने तक। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। लड़कियों के अनुरोध पर वे निजी तौर पर बात करने के लिए लत के कमरे में मिले थे। एक कुलीन और गौरवान्वित परिवार की विद्रोही बेटी होना एक बात थी। स्वतंत्र होने से पहले मैं अपना समय बिताने के लिए परिवार में एक जादूगर की मेरी मां की सख्त जरूरत का फायदा उठा सकती थी। देशद्रोहियों की कतार में एकमात्र जीवित बचे रहना दूसरी बात है। अपनी कहानी दोहराना ही उसकी घबराई हुई नसों के लिए बहुत अधिक था, इसलिए कुछ सिसकियों के बाद फ्रिया रोने लगी। मेरे पास कुछ नहीं बचा है।
मेरा घर चला गया, मेरे भाई बहन और रिश्तेदार सब मर चुके हैं। मैं उनसे नफरत करती थी, लेकिन फिर भी वे मेरा परिवार थे। मेरी माँ हम सबको कैसे छोड़ सकती थी? हमें उसके अपराधों की कीमत क्यों चुकानी पड़ी? पहलोरिया के घर पर पहले ही अनगिनत बार वे शब्द कह चुकी फ्रिया को अपनी बहनों पर अपनी कमजोरी का बोझ फिर से डालना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने सहज रूप से दूसरे दोस्त में आराम ढूंढा और खुद को लित की छाती पर डाल दिया। कम से कम उसे यकीन था कि उसके हाथ गलती से नहीं फिसलेंगे। यूरियल छूटे हुए अवसर से निराश था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी भावहीन बना रहा। मेरी माँ वास्तव में एक राक्षस है। अपने दोस्त की पीड़ा देखकर फ्लोरिया वापस अपने पुराने रूप में आ गई, गुस्से से उबलती हुई। जैसे ही उसने सोलवास के साथ काम खत्म किया, मेरे मेहमानों की पहचान के बारे में पता चलते ही वो घर वापस आ गई। उसने उन्हें अल्टीमेटम तक दे दिया। उनके पास स्वीकार करने के लिए केवल अकादमी के फिर से खुलने तक का समय था। लो या छोड़ दो। जिरनी अर्नस की बेरहमी देखकर लत दंग रह गया। दो युवा लड़कियों के दुख का फायदा उठाना कुछ ऐसा था जिसे करने में उसे भी हिचकिचाहट होती। शायद सहज रूप से उसने फ्रिया को कसकर गले लगा लिया, अपने बिस्तर पर बैठ गया और उसे अपनी बाहों में झुलाने लगा, जैसा कि वह टिस्टा के साथ तब करता था जब वह इतनी पीड़ा में होती थी कि सो नहीं पाती थी। एक हाथ धीरे से उसके बालों को सहला रहा था, जबकि दूसरे से उसकी पीठ को सहारा दे रहा था। थोड़ी देर बाद वह शांत होती दिखी, रोना कभी कभार की सिसकियों में बदल गया। यूरियल ने मन ही मन उसकी तकनीक की सराहना की। एक लड़की को इतनी सहजता से उठाना जैसे उसका वजन कुछ भी न हो, कुछ ऐसा था जिसके लिए अभ्यास की आवश्यकता थी। शायद वह आखिरकार पत्थर का नहीं बना है, यूरियल ने सोचा। तुम्हारे बारे में क्या? लत ने चिंतित स्वर में क्वाया से पूछा। मैं अभी भी इस बात से अभिभूत हूं कि सब कुछ कितनी जल्दी हो गया। उसने फ्रिया की ओर ईर्ष्या के भाव से देखा। मैं इस बात से मदहोश थी कि पहलोरिया का घर कितना अद्भुत था। मैं हमेशा से एक परिवार चाहती थी और फ्रिया के स्वीकार करने के बाद बहनें बनने का विचार, एक ऐसी जगह जहां मैं संबंधित हूं, ठुकराने के लिए बहुत अच्छा था। हालांकि मेरे स्वीकार करने के बाद भी सपना एक बुरा सपना बन गया। मैंने जादू का अभ्यास करने के बजाय कपड़े पहनने और एक महिला के शिष्टाचार सीखने में अधिक समय बिताया। चीजों को और खराब करने के लिए डचेस अर्नस शादी और मैं कितनी प्यारी दुल्हन बनूंगी, इस बारे में बोलती रही। क्वाया कानों तक लाल हो गई। लत की प्रतिक्रिया की तलाश में उसकी ओर देखने लगी। उस औरत को मीठी बातों और सुंदर कपड़ों से तुम्हें मूर्ख मत बनाने दो। वह वास्तव में क्रोधित लग रहा था। गोद लेना हो या न हो, वह तुम्हारी मालिक नहीं है। घर का नाम खून की तरह ही है, यह उतना ही गाढ़ा है जितना तुम इसे होने दोगी। यदि एर्नास परिवार घर के बजाय जेल है, तो तुम्हारे पास उनके लिए अपनी खुशी कुर्बान करने का कोई कारण नहीं है। कोई बुरा मत मानना फ्लोरिया, कोई बात नहीं। यही बात मैंने उनसे कही थी। पहलोरिया ने सिर हिलाया। उसे लगा कि उसके शब्द उसे भी संबोधित थे। लत जानता था कि उसकी अपनी मां के साथ संबंध कितने खराब थे। उन शब्दों के कारण क्वाया एक ही समय में खुश और दुखी महसूस कर रही थी। खुश इसलिए क्योंकि उसे लगा कि वह उसकी परवाह करता है, दुखी इसलिए क्योंकि उसके शब्द एक बार फिर से एक चिंतित भाई की तरह लग रहे थे। उनके बीच की दूरी कभी इतनी चौड़ी महसूस नहीं हुई थी। इस बीच फ्रिया पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इस बात से खुश थी कि उसका चेहरा अभी भी छिपा हुआ था, क्योंकि वह बुरी तरह शर्मा रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लत कभी एक लड़के के रूप में पसंद नहीं आया था। वो बहुत ठंडा, बहुत गंभीर था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानती थी कि क्वाया उसके लिए क्या महसूस करती है। फिर भी उसकी बाहों से ताकत और आत्मविश्वास झलक रहा था, जबकि उसके स्पर्श से एक सच्ची पितृवत देखभाल महसूस हो रही थी, जैसी उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद से महसूस नहीं की थी। शुरू में उसने सोचा था कि जब तक वो शांत नहीं हो जाती तब तक वहीं रहेगी, लेकिन चीजें और खराब हो रही थी। जितना अधिक समय बीत रहा था, वो उसकी गर्मी और अच्छी गंध के प्रति उतनी ही जागरूक हो रही थी। इसलिए वो धीरे से लेकिन मजबूती से उससे अलग हो गई और यह कहते हुए बाथरूम की ओर भागी कि उसे अपना चेहरा धोना है। क्वारंटीन जोन कैसा था? यूरियल ने पूछा, जबकि लत एक डार्कनेस स्पेल के साथ अपनी वर्दी से आंसू और गंदगी हटा रहा था। क्लासिफाइड, गोपनीय, उसने एक कठोर आवाज और पत्थर जैसे चेहरे के साथ जवाब दिया, जिसे उसने एक पल के बाद ढीला छोड़ दिया। अनौपचारिक रूप से, वह ऐसी चीजों से बना था जिनसे बुरे सपने आते हैं। मेरा विश्वास करो, तुम जानना नहीं चाहोगे। एक ही स्थान पर इतनी मृत्यु और दुख जो कल्पना से परे है, और इसका वैसा ही रहना बेहतर है। लत ने आह भरी, सोलस के शब्दों को उधार लेते हुए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सोलस ने उसे फटकारा। उन भावनाओं का ढोंग करने के लिए मेरे शब्दों का उपयोग करना जो तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुम्हें केवल इसलिए माफ करती हूं क्योंकि तुम फ्रिया के साथ बहुत अच्छे रहे हो। उसकी स्थिति उन सभी में सबसे खराब है। उसे वो सारी मदद चाहिए जो उसे मिल सकती है। मैं रहा? मेरा मतलब है, धन्यवाद। अब वो क्वाइला से भी बदतर स्थिति में है।
क्योंकि वह एक स्वतंत्र महिला के रूप में जब चाहे एर्नास परिवार छोड़ सकती है, जबकि समाज की नज़र में फ्रिया उनके बिना सिर्फ एक देशद्रोही होगी। समूह ने बाकी दिन एक दूसरे के साथ बातें करने में बिताया। अगले दिन से अपनी सामान्य दिनचर्या फिर से शुरू की। लत द्वारा रड से ली गई युक्तियों और क्वायर की प्रतिभा के बीच वे सभी वॉप स्टेप्स खोलने में सफल रहे, यहां तक कि ब्लिंक स्पेल को पूरा करने के करीब भी पहुंच गए। हर कोई घबराया हुआ था, ये जानते हुए कि दूसरी एग्जाम आने ही वाली थी। जैसा कि लत ने भविष्यवाणी की थी, फ्रिया उन सभी प्रकार के उत्पीड़न का निशाना बन गई जिन्हें कोई बैलेट नहीं रोक सकता था। यहां तक कि एर्नास का नाम भी उसे उस द्वेष और तिरस्कार से नहीं बचा सका जो उसे एक गिरे हुए कुलीन और देशद्रोही के रूप में चिन्हित किए जाने से मिला था। इस पूरी स्थिति में एकमात्र अच्छी बात यह है कि मैं अपने तनाव को दूर करने के लिए अपनी पढ़ाई में इतना प्रयास कर रही हूं कि न केवल मेरे ग्रेड में सुधार हो रहा है, बल्कि मैं अपनी मैजिक नाइट विशेषज्ञता के ऊपरी स्तर में भी हूं, फ्रिया ने गर्व के साथ कहा। हाँ, ऐसा लगता है कि बहुत से लोग तब ढील दे रहे थे जब हम कड़ी मेहनत कर रहे थे, पहलोरिया ने इशारा किया। 3 सप्ताह के ब्रेक ने कई छात्रों को आराम करने और अपनी लय खोने पर मजबूर कर दिया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कुलीनों को चिंतित करने वाले आसन गृहयुद्ध और अधिकांश आम लोगों द्वारा अनुभव किए गए उत्पीड़न के बीच पीछे रह जाना आसान था। अकादमी के प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के साथ खोए हुए समय की भरपाई करना लगभग असंभव था। जब दूसरी एग्जाम का दिन आया तो इसने एक बार फिर सभी को चौंका दिया। चूंकि आप में से बहुत से लोगों ने पिछली परीक्षा के बारे में शिकायत की थी, इसलिए मैंने फिर से लिखित परीक्षा का उपयोग करने का निर्णय लिया है, हेडमास्टर लिंजोज ने मुख्य हॉल में एकत्रित छात्र निकाय से कहा। पुराने कुलीन परिवारों के कई लोग अवज्ञा में मुस्कुराए, अब पालतू बन चुके हेडमास्टर पर विजयी महसूस कर रहे थे। लेकिन इससे आपके ग्रेड केवल रैंक बी तक ही बढ़ेंगे। यदि आप उससे सहमत हैं तो अपना हाथ उठाएं, लिंजोस ने जारी रखा। उनके उत्साह को स्तब्धता में बदलते हुए देख उन्हें आनंद आ रहा था। उन लोगों के लिए जो बी से ऊपर का रैंक चाहते हैं, मैंने आपके इनपुट के अनुसार संशोधित एक विशेष परीक्षा तैयार की है। इस बार आप अपनी इच्छानुसार अपनी टीमें बना सकते हैं, जिनमें 4 सदस्य तक हो सकते हैं। प्रत्येक टीम का एक सुपरवाइजर होगा जो 5वें वर्ष का छात्र होगा। ये सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी होगी कि कोई गलत खेल शामिल न हो और आप जीवित बाहर आएं। आपके अनुरोध के अनुसार प्रोफेसर्स की ओर से अब कोई निगरानी या मदद नहीं होगी। जो कोई भी परीक्षा में भाग लेना चाहता है उसे पहले एक दायित्व मुक्ति लायबिलिटी रिलीज फॉर्म भरना होगा। यदि आपको कुछ भी होता है तो अकादमी जिम्मेदार नहीं होगी। छात्र अपनी सीटों से कूद पड़े, उन लोगों की ओर दौड़ने लगे जिन्हें वे परीक्षा पास करने के लिए अपना सबसे अच्छा दाम मानते थे, जबकि अन्य ने हार मान लेना और इसके बजाय लिखित परीक्षा देना पसंद किया। लत अपने समूह के साथ इस बात पर चर्चा कर रहा था कि उस गड़बड़ी से कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि उनमें से 5 में से केवल 4 ही एक समूह बना सकते थे। तभी लिंजोज उनके साथ शामिल हो गए। मेरे छात्रों, चिंता मत करो। इस परीक्षा की प्रकृति ऐसी है कि कुछ लोग, जैसे कि लत, किसी भी समूह का हिस्सा नहीं हो सकते। इससे पहले कि वे अपना आश्चर्य और आक्रोश व्यक्त कर पाते, लिंजोज ने अपना हाथ उठाया, उन्हें ए मैजिक से चुप रहने के लिए मजबूर किया। वह अभी भी ए से ऊपर का रैंक प्राप्त कर सकता है। परीक्षा शुरू होने पर आप समझ जाएंगे। जल्द ही मुख्य हॉल में अफरा तफरी मच गई। सबसे अच्छे छात्रों के लिए ऐसी लड़ाई होने लगी जैसे वे मवेशी हों। स्थिति को नीलामी में बदलने में देर नहीं लगी, जहां लोग अपने लक्ष्यों को रिश्वत देने या ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगे। फ्रिया उन सभी पर व्यंग्यपूर्ण हंसी जो पहले बहुत ऊंचे और शक्तिशाली बनते थे और रोज उसे अपनी जहरीली बातों से नीचा दिखाते थे, लेकिन अब वे मांस के टुकड़े पर भूखे भेड़ियों की तरह बिना किसी गरिमा के आपस में लड़ रहे थे। जब किपा, एक लड़की जो पिछले महीने फ्रिया के लिए विशेष रूप से अप्रिय रही थी, ने उसकी मदद मांगने की हिम्मत की, तो फ्रिया उसे देखकर धीरे से मुस्कुराई और विनम्रता से मना कर दिया। फ्रिया ने उसे थोड़ा झुककर अभिवादन भी किया और फिर मुस्कुराते हुए किपा के चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया। हमारा समूह काफी असंतुलित हो सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारे कौशल पर भरोसा है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे तुम सभी पर व्यक्तियों के रूप में भरोसा है। जीवन या मृत्यु की स्थिति में मैं इससे बेहतर साथियों की मांग नहीं कर सकती थी। पहलोरिया ने समूह के बीच में अपनी हथेली फैलाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वाकई, यूरियल उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखने वाला पहला व्यक्ति था। यदि कोई पर्यवेक्षण नहीं है तो जीवित रहने के लिए विश्वास और टीम वर्क सर्वोपरि है। हमने मॉक एग्जाम से यही सीखा है। हेडमास्टर को जानते हुए मुझे संदेह है कि मारक क्षमता, फायर पावर आवश्यक होगी। यह शायद युद्ध शक्ति के परीक्षण से कहीं अधिक सीखने का एक और अनुभव है। लड़कियां हमेशा की तरह दंग रह गईं। ऐसा लगता था जैसे 2 यूरियल हों। एक लेडी किलर था, कभी कभी थोड़ा कामुक भी, जो हमेशा उनके कमरों की सुरक्षा में या लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते समय दिखाई देता था। दूसरा लत के बहुत समान था, शांत और गणना करने वाला। हाँ, लेकिन मुझे फिर भी लित के शिकारी कौशल और युद्ध के अनुभव की कमी खलेगी। क्वाइला ने आह भरी।
पिछले महीने के दौरान उसके लिए उसकी भावनाएं काफी कम हो गई थी। रोती हुई फ्रिया पर लित द्वारा दिए गए ध्यान के बाद उसने उम्मीद की थी कि कम से कम वो उसे बाहर जाने के लिए पूछेगा। इसके बजाय कुछ भी नहीं बदला था। लत का दिल जहां कहीं भी था, वो उन सभी के लिए भाईचारे वाली भावनाओं के अलावा स्पष्ट रूप से खाली था। लिंजोस ने मुख्य हॉल में हो रही घटनाओं को एक बड़ी मुस्कान के साथ देखा। यह उन घमंडी बच्चों को सिखाएगा कि आम नागरिक हो या न हो, जीवन में प्रतिभा और कड़ी मेहनत उनकी कुलीनता को प्रमाणित करने वाले कागज के टुकड़े से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा। और यह भी कि वे उन लोगों से मदद या सहयोग की उम्मीद नहीं कर सकते जिन्हें उन्होंने हीन प्राणियों की तरह समझा था, है ना? लत ने पूछा। लिंजोस ने सिर हिलाया, जबकि लत ने घृणा में अपना ऊपरी होंठ सिकोड़ लिया, ये देखते हुए कि चीजें कितनी जल्दी बिगड़ रही थी। हालांकि यह उन्हें दूसरों को मजबूर करने से नहीं रोकेगा। एक तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता। लिंजोस ने हाथ हिलाकर उस टिप्पणी को खारिज कर दिया। तुम मुझे कम आंक रहे हो। इसके अलावा मैं तुम्हें यहां इसलिए नहीं लाया क्योंकि मुझे मेरी योजनाओं पर तुम्हारी राय चाहिए, बल्कि तुम्हारे भविष्य के बारे में बात करने के लिए लाया हूं। लत ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे अचानक से लिए गए फैसलों से चौंकना पसंद नहीं था। जैसा कि तुमने निश्चित रूप से देखा होगा, तुम्हारी वापसी के बाद तुम्हें विशेष उपचार मिला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे प्रोफेसर माथ और क्राउन से कई कॉल आए हैं। क्राउन? लत ने गले में अटकती हुई थूक निगलते हुए दोहराया। कभी रानी से, कभी राजा से, कभी दोनों से। कुल मिलाकर उन तीनों ने मुझे बताया कि तुमने एक भयानक स्थिति में कितना शानदार प्रदर्शन किया, एक पेशेवर की तरह बाधाओं के खिलाफ लड़ते हुए। इस बिंदु पर तुम साल के अंत तक खाली हाथ बैठ सकते हो और फिर भी तुम्हें पदोन्नत किया जाएगा। सामान्य तौर पर मैं तुम्हें दूसरी एग्जाम छोड़ने देता, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बेकार है। हालांकि कैप्टन वलाग्रोस को जितनी आसानी से ढूंढा और मारा गया, उससे मुझे यकीन है कि अकादमी के भीतर हमारे पास एक या अधिक देशद्रोही हैं। इसलिए मेरे पास उन लोगों की कमी है जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। और चूंकि मुझे पता है कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे दोस्तों के साथ कुछ बुरा हो, यहां मेरा प्रस्ताव है। दूसरी एग्जाम की घोषणा अचानक हुई थी, लेकिन उसका कार्यान्वयन कुछ घंटों के लिए टाल दिया गया था। पहले छात्रों को एक समूह बनाना था, एक टीम लीडर नियुक्त करना था, और फिर लीडर अपनी सूची प्रोफेसर्स में से एक के पास ले जाएंगे। पिछली परीक्षा के विपरीत प्रत्येक टीम के सदस्यों को एक एक करके एक विशेष कमरे में बुलाया गया, जहां उनसे ये पता लगाने के लिए पूछताछ की गई कि क्या वे चयन प्रक्रिया के दौरान ब्लैकमेल या जबरदस्ती का शिकार हुए थे। किसी को पता नहीं चला, लेकिन मुख्य हॉल की हर समय लगातार निगरानी की जा रही थी। लिंजोस के जाने के बाद जो कुछ भी हुआ उसे रिकॉर्ड किया गया था और भविष्य के अनुशासनात्मक उपायों के लिए उसकी जांच की गई थी। जिन्होंने अपने हमलावरों की शिकायत की, उनसे एक बार फिर पूछा गया कि क्या वे परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं। सकारात्मक उत्तर के मामले में उन्हें एक साथ समूहबद्ध किया गया, जिससे नई टीमें बनी। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्हें स्वचालित रूप से परीक्षा से बाहर कर दिया गया और वापस हॉस्टल भेज दिया गया। लिंजोस ने फैसला सुनाया था कि जो लोग मदद और सुरक्षा की पेशकश किए जाने पर भी अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, उनका मूल्यांकन रैंक बी से ऊपर नहीं किया जा सकता। चरित्र की दृढ़ता को सार्वभौमिक रूप से प्रथम श्रेणी के जादूगरों के लिए एक अनिवार्य शर्त माना जाता था। एक डरपोक जादूगर, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, जीवन में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था। अपनी बारी का इंतजार करते समय पहलोरिया के समूह को एक अप्रत्याशित सरप्राइज मिला। ओरियन अर्नस, उसके पिता, उनसे मिलने आए थे। मेरी नन्ही फ्लावर, पापा के पास आओ। इससे पहले कि फ्लोरिया कोई प्रतिक्रिया दे पाती, ओरियन ने उसे जमीन से ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई गुड़िया हो और उसे कमरे में घुमाने लगे। वो 1.96 मीटर से अधिक ऊंचे थे। उन्हें दरवाजे से चलने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता था। डैड, ये क्या बकवास है? उसकी शिकायतों को एक अचानक और कसकर लगाए गए गले ने दबा दिया। मुझे बहुत खेद है नन्ही फ्लावर। मैं देशद्रोहियों से निपटने के लिए बाहर गया था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी माँ ऐसा कुछ करेगी। जब मुझे पता चला कि क्या हुआ था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्लोरिया शर्मिंदगी से लाल हो गई थी, लेकिन ओरियन ने ध्यान नहीं दिया। उसका सिर ऐसे सहलाया जैसे वह अभी भी एक छोटी बच्ची हो। तो तुम दोनों मेरी 2 नई बेटियां होनी चाहिए। उन्होंने आखिरकार पहलोरिया को छोड़ दिया। वो वास्तव में अपने पिता को खरी खोटी सुनाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उसके दोस्तों के सामने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, लेकिन वह इसके लिए बहुत शर्मिंदा थी। फ्रिया और क्वाइला ने थोड़ा झुककर उनका सम्मान किया, यह नहीं जानते हुए कि इस अचानक आगमन पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। मेरी पत्नी ने जो किया उसके लिए मुझे वास्तव में खेद है। मुझे पता है कि तुम्हें विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन वह वास्तव में एक अच्छी महिला है। उन्होंने उन्हें गहरा झुककर प्रणाम किया। ओरियन के बाल काले थे और फ्लोरिया की तरह भूरी आंखें थी। उनका शरीर दुबला लेकिन मांसल था। उनके पूरी तरह से मुंडे हुए चेहरे पर केवल ईमानदार पछतावा दिख रहा था। उनकी आंखों और कनपटी के पास कुछ झुर्रियां थी, लेकिन उनकी हर हरकत स्फूर्ति से भरी थी।
उसकी शादी की बातों की चिंता मत करो, एरनाज घर मेरा है। मेरी राय उतनी ही मायने रखती है जितनी जिरनी की। कम से कम जब मैं घर पर होता हूं। उन्होंने आंख भरी। डैड, आप यहां क्या कर रहे हैं? आप अकादमी में प्रवेश करने में कैसे सफल हुए? मेरे अपने संपर्क हैं। ओरियन ने आंख मारी। और मैं अपनी बेटियों को खाली हाथ नहीं जाने दे सकता था। उनके डायमेंशनल एम्यूलेट से एक तलवार, रेपियर और एक लंबा चाकू प्रकट हुआ। दोनों के हैंडल, ब्लेड और म्यान, स्कैबर्ड पर अर्नस घर का चिन्ह खुदा हुआ था। मैंने उन्हें खुद बनाया है, एक गुप्त पारिवारिक निर्माण तकनीक का उपयोग करके। उन्होंने फ्रिया को तलवार दी, जिसे इसकी शक्ति को समझने के लिए केवल कुछ बार चलाने की आवश्यकता थी। ये पंख जैसी हल्की थी, बिना कोई आवाज किए हवा को काट रही थी। और ये तुम्हारे लिए है। ओरियन ने क्वाया को चाकू थमाया, जिसने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई गुस्से वाला सांप हो। मैंने कभी ब्लेड का उपयोग नहीं किया, उसने शर्मिंदगी में कहा। वो आसान हिस्सा है। याद रखना, नुकीला सिरा दूसरे व्यक्ति में जाता है। वो उसके बाल बिखेरते हुए हंसे। नन्ही फ्लावर? यूरियल ने पूछा, उसके बाद छाई शर्मिंदा खामोशी को तोड़ते हुए। हाँ, यह मेरी नन्ही बच्ची का उपनाम है। हमने इसका नाम उर्वरता की एक प्राचीन देवी के नाम पर रखा है। डैड प्लीज रुकिए। फ्लोरिया इतनी लाल हो गई थी कि अगर वह अचानक आग पकड़ लेती तो किसी को आश्चर्य नहीं होता। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, नन्ही फ्लावर। जैसा कि मैं कह रहा था, मेरी नन्ही जिरनी को उम्मीद थी कि इससे पहलोरिया नाजुक और सुंदर बनेगी। इसके बजाय वो बहुत कुछ मुझ जैसी दिखती है। ओरियन ने अभी फ्लोरिया के बारे में एक शर्मिंदा करने वाला किस्सा सुनाना शुरू ही किया था, तभी एक एक करके उनके नाम पुकारे गए, जो उन्हें लिंजोस के कार्यालय में ले गए। फ्लोरिया ने हेडमास्टर का लंबा चेहरा देखकर पहले कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। तुम्हारा काम सरल है, लिंजोस ने समझाया। मैं तुम्हें अकादमी के नीचे स्थित डंजन में भेजूंगा। तुम्हें बस जीवित बाहर आना है। परीक्षा की कोई समय सीमा नहीं है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अब और आगे नहीं बढ़ सकते, बस अपने सुपरवाइजर को बताओ और वो तुम्हें वापस ले जाएगा। ऐसी स्थिति में एग्जाम को असफल माना जाएगा। व्हाइट ग्रिफिन के पास डंजन कब से है? हम किस तरह के प्राणियों का सामना करेंगे? हमारा सुपरवाइजर कहाँ है? लिंजोस ने उनके सभी सवालों को नजरअंदाज कर दिया, हाथ हिलाकर एक वॉर्प स्टेप्स खोल दिया। एक के बाद एक वे आयामी गेट, डायमेंशनल गेट से गुजरे और खुद को एक बंद और नम जगह में पाया, जहां अंधेरे में उन्हें घूर रही दो चमकती लाल आंखों के अलावा प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था। तुमने काफी समय ले लिया, लत की आवाज दीवारों से टकराकर गूंजी, जिससे वे चौंक गए। यूरियल ने फर्स्ट मैजिक का उपयोग किया, उस छोटी गुफा को रोशन किया जहां वे थे। लत ने एक पल के लिए अपनी आंखें सिकोड़ी, लेकिन उसकी आंखें लाल बनी रहीं। समूह उसे एक लकड़ी का स्टाफ पकड़े हुए देख सकता था, जिसका सिरा आधे चांद के आकार का था, जिसके बीच में एक लाल रत्न तैर रहा था। उसने कई कंगन और अंगूठियां भी पहनी हुई थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वे सभी उपहार थे जो क्राउन ने उसे प्लेग और परीक्षा के दौरान उसकी सेवाओं के लिए विशेष धन्यवाद के रूप में भेजे थे। इन सभी कीमिया, अल्केमिकल और मंत्रमुग्ध वस्तुओं के बीच मैं स्वतंत्र रूप से ट्रू मैजिक का उपयोग कर सकता हूं। एक प्रोफेसर भी ध्यान नहीं दे पाएगा, उसने सोचा। लफ, क्या तुम वाकई हमारे सुपरवाइजर हो? पहलोरिया ने पूछा। हाँ, तुम्हारा काम यहां से जीवित बाहर निकलना है, मेरा काम तुम्हें मरने नहीं देना है। मुझे नहीं पता कि ग्रेडिंग सिस्टम वास्तव में कैसे काम करता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि हर बार जब तुम मुझे कार्रवाई के लिए मजबूर करोगे तो तुम्हारा स्कोर कम हो जाएगा। उसने कंधे उचकाए। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम हमारी तरह ही चौथे वर्ष के छात्र हो। यह कैसे संभव है? माफ करना, इसका जवाब नहीं दे सकता। बिना पर्यवेक्षण वाली लिंजोस की कहानी पूरी तरह से झूठ थी। तथाकथित 5वें वर्ष के छात्र वास्तव में कुलीन पूर्व छात्र, एलीट एलुमनाई थे, जो छात्रों के रूप में दिखने के लिए पर्याप्त युवा थे, लेकिन उनकी वफादारी पहले ही साबित हो चुकी थी। पहलोरिया के समूह को नियंत्रण की आवश्यकता नहीं थी, केवल जरूरत पड़ने पर समर्थन की। लिंजोस ने अनुमान लगाया था कि परीक्षा की प्रकृति के कारण और अपने नए उपकरणों के साथ लत इस भूमिका के लिए पर्याप्त कुशल था। लाल आंखें क्यों? क्वाइया ने पूछा। अंधेरे में देखने के लिए एक व्यक्तिगत स्पेल, तुम लोगों की तरह मशाल, बीकन बने बिना। लत द्वारा अपने फायर विजन स्पेल को सक्रिय किए जाने के बाद से सालों बीत गए थे। इसने उसे थर्मल गॉगल्स का एक बेहतर संस्करण प्रदान किया, जिससे वह अपने परिवेश के तापमान के अनुसार रंगों के पैमाने में अंधेरे में देख सकता था। उसका भाग्य अच्छा था कि प्रकाश जादू, लाइट मैजिक, गर्मी उत्सर्जित नहीं करता था, अन्यथा वो अंधा हो जाता। इस बीच यूरियल अपना दिमाग दौड़ा रहा था, परीक्षा के उद्देश्य को समझने की कोशिश कर रहा था। समूह ने एक सीधी रेखा में चलना शुरू किया, जिसमें पहलोरिया सबसे आगे थी, उसके बाद यूरियल, फिर क्वाइला और पीछे फ्रिया। पत्थर का गलियारा इतना बड़ा था कि दो लोग साथ साथ चल सके, लेकिन वे जादूगर थे।
उन्हें एक दूसरे से टकराए बिना चलने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए थी। सोचो यूरियल, सोचो, उसने सोचा। लिंजोस के परीक्षण वास्तव में सरल होते हैं जब तुम समझ जाते हो कि वह तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास पहेली के सभी टुकड़े पहले से ही हैं। कुछ ऐसा जिसे संतुलित टीम की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐसा जो एक जादूगर को सीखना चाहिए, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसा जो लत पहले से ही जानता है। उसकी भूमिका के लिए यही एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण है। क्या चीज उसे हम बाकी लोगों से अलग करती है? तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नोवेल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जवाब वहीं छिपा है। वे कई मिनटों तक चलते रहे। उनके कदमों के अलावा एकमात्र आवाज छत से छोटे कुंडों में टपकते पानी की थी। उस जगह की नमी ने इसे हर तरह के मशरूम और काई मॉसेस के लिए एक आदर्श वातावरण बना दिया था। अचानक एक कोने के पीछे एक छोटा सिर दिखाई दिया। वह एक विकृत बच्चे जैसा दिखता था, जिसकी त्वचा भूमिगत रहने के कारण पीली, लगभग पारभासी, ट्रांसलूसेंट हो गई थी। उसकी बड़ी आंखें, उभरी हुई गोल नाक और नुकीले कान थे। गोब्लिन्स! फ्लोरिया चिल्लाई और अपनी तलवार निकाल ली। वो प्राणी निडर होकर आगे बढ़ा, अपने हाथों में एक गदा पकड़े हुए, जिसके पीछे एक दर्जन और प्राणी आए, सभी शुरुआती हथियारों से लैस थे। गॉब्लिन्स उन्माद में चिल्लाए, उन्हें महीनों से मांस नहीं मिला था। ओ सत्यानाश हो! यूरियल चिल्लाया, आखिरकार पहेली को सुलझाते हुए। हम में से किसी ने भी कभी किसी इंसान को नहीं मारा है। यूरियल के शब्दों ने सभी को चौंका दिया, जिससे वे एक पल के लिए सुन्न हो गए, यहां तक कि लत भी। वो तुरंत समझ गया कि उसे एक सामान्य छात्र के रूप में इस परीक्षा में भाग लेने से क्यों मना किया गया था। उसके लिए ये बच्चों का खेल होता। अपनी पतली बाहों और फूले हुए पेट के साथ ये गॉब्लिन्स लगभग उन भूखे बच्चों की तस्वीरों जैसे लग रहे थे जिनका उपयोग पृथ्वी पर मानवतावादी संस्थाएं चंदा इकट्ठा करने के लिए करती थी। वे छोटे थे, 1 और 1.2 मीटर के बीच, और उनकी अनुपातहीन रूप से बड़ी आंखें उनके बचकाने स्वरूप को और उभार रही थी। हालांकि उनकी खून की प्यास और उनकी भूखी, वासना भरी निगाहों ने उनके असली स्वभाव को प्रकट कर दिया। पूरे समूह के लिए यह पहली बार था जब वे मानव रूपी राक्षसों, ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स को देख रहे थे। वे आमतौर पर आबादी वाले क्षेत्रों से दूर जंगली इलाकों में रहते थे, जब तक कि मनुष्य इतने मूर्ख न हो कि उन्होंने जादुई जीवों, मैजिकल बीस्ट्स का पीछा करके उन्हें भगा दिया हो। मानव रूपी राक्षस छोटे कबीलों में यात्रा करते थे, जिन्हें एक वास्तविक खतरा बनने से पहले बसने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए समय चाहिए होता था। जादुई जीव ऐसी चीजों के प्राकृतिक शिकारी थे जो प्राकृतिक व्यवस्था में बाधा डालते थे। वे बेरहमी से शिकार करते, पेड़ काटते और अपने परिवेश को नष्ट कर देते, क्योंकि एक बार जब मानव रूपी राक्षस प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर देते थे तो वे बस एक नए क्षेत्र में चले जाते और फिर से वही शुरू करते। जादुई जीव उनकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करते थे और तबाही तथा हत्या का चक्र शुरू होने से पहले ही उनका कत्लेआम कर देते थे। इस नई दुनिया में जब तक मनुष्यों, राक्षसों और जीवों के बीच संतुलन बना रहता, किसी भी प्रजाति को अनियंत्रित रूप से बढ़ने की अनुमति नहीं थी। जब गदा वाला गोब्लिन उसकी सीमा में आया तो फ्लोरिया नहीं हिचकिचाई। उसने अपनी एस्टॉक से गर्दन को निशाना बनाते हुए वार किया। अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण वह प्राणी किसी तरह प्रतिक्रिया करने में सफल रहा और अपने पत्थर के हथियार से वार को रोका। एस्टॉक ने गदा को कुचल दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह मुड़ गई और गोब्लिन के बाएं हाथ को काट दिया। उस प्राणी की चीख इंसान जैसी थी, उसका खून गुफा की दीवारों पर बिखर गया और उन्हें लाल कर दिया। फ्लोरिया ने कभी किसी को जानबूझकर घायल नहीं किया था, इसलिए उसकी पहली प्रवृत्ति रुकने और प्राथमिक चिकित्सा देने की थी। गोब्लिन ने उसकी कमजोरी को भांप लिया और अपनी अब नुकीली लकड़ी का उपयोग करके उसके गले पर वार करने की कोशिश की। फ्लोरिया ने मन ही मन अपनी मूर्खता को कोसा, तभी उसका सारा प्रशिक्षण काम आया, जिससे उसने ढाल के साथ लकड़ी को रोका और गोब्लिन का सिर हमेशा के लिए काट दिया। हालांकि ऐसा करने में उसे जितना समय लगा, उतने में 2 गोब्लिन उसके पास से निकलने में सफल रहे। उसने जो कभी नहीं सोचा था वह यह था कि सिर कटने के बाद भी दिल कुछ सेकंड तक धड़कता रहेगा, जिससे खून का एक फव्वारा फूटा जिसने उसे इतनी देर तक अंधा कर दिया कि और भी गोब्लिन वहां से निकल गए, जबकि अन्य ने उसे हर तरफ से घेर लिया। क्वाया को जमीन पर पटकने के लिए एक गोब्लिन काफी था, जो उसे अपने वजन से दबाते हुए उसकी वर्दी फाड़ने और साथ ही चाकू से हमला करने की कोशिश कर रहा था। उसे फ्लोरिया के विफल होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए जब यह हुआ तब वो अभी भी एक रैंक 3 के स्किल का उच्चारण कर रही थी। वो चिल्लाने और रोने लगी, उसे अपने ऊपर से हटाने का असहाय प्रयास करने लगी। उस प्राणी में ताकत की जो कमी थी, उसने उसे क्रोध और भूख से पूरा किया। वर्दी ने क्विला को जहरीले चाकू से बचाया, लेकिन वह वार महसूस कर सकती थी। जल्द ही एक और लड़की जैसी चीख सुनाई दी।
यूरियल भी अचानक हुए हमले का शिकार हो गया था। क्विला के विपरीत, हथियार बंद हो या न हो, एक अकेला गोबलिन उसकी ऊंचाई और कद काठी के व्यक्ति को गिराने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन जैसे ही एक दूसरा और तीसरा उसमें शामिल हुआ, वो जमीन पर गिर गया। सिर पर कई वार होने के कारण उसका खून आंखों के सामने आ गया, जिससे उसे धुंधला दिखने लगा। इस दृश्य ने फ्रिया को भी लगभग सुन्न कर दिया था, लेकिन क्विला की चीखों ने उसे तुरंत जगा दिया। उसकी नई रेपियर ने उन गोबलिन्स का काम तमाम कर दिया जो उसके करीब आए थे। खून और आंतें हर जगह बिखर गई, जिससे गंदगी और पित्त की घृणित गंध आने लगी। फ्रिया ने उल्टी करने की इच्छा को दबाया और यूरियल की मदद करने के लिए आगे बढ़ी, जो उसके सबसे करीब था। हालांकि उसका हथियार बहुत लंबा था। इतनी कम जगह और लाशों के ढेर के बीच उसके पास ये सुनिश्चित करने का कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे भी न चुभा दे। मैं एक छोटा हथियार भी क्यों नहीं लाई? वो हताशा में चिल्लाई, दुश्मनों को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी ढाल से उनकी पीठ पर वार करने लगी। लित पीछे खड़ा रहा, उनकी अक्षमता से हैरान था। क्विला और यूरियल जीवन के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साधने में क्यों हिचकिचाते हैं? वे हीलर्स भी हैं। रैंक 3 के जादुई प्रहार के बजाय प्राथमिक जादू फर्स्ट मैजिक का उपयोग क्यों कर रहे हैं? इतनी बंद जगह में गति, कच्चे नुकसान, रो डैमेज से अधिक महत्वपूर्ण है, और ये चीजें इतनी छोटी और कमजोर हैं। उनके दिखने के समय से ही लित ने गोबलिन्स को आसानी से खत्म करने के दर्जनों तरीकों के बारे में सोचा था। उन्हें स्पिरिट मैजिक से कुचलकर, बर्फ के टुकड़ों की बौछार से काटकर, या बस हवा के जादू एयर मैजिक से अलग करके। उन्होंने कोई सुरक्षा नहीं पहनी थी। ये सवाल नहीं था कि क्या वो उन्हें मार सकता है, बस ये था कि कैसे और उन्हें कितना तड़पाया जाए। लित को यह स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं आई। खुद को हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए उसने अपनी छड़ी को इतनी जोर से पकड़ा कि उसके हाथ सफेद पड़ गए। वे मेरे हैं। इन राक्षसों की हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ डालने की? उसका मन गुस्से से जल रहा था। लेकिन सब कुछ अभी भी नियंत्रण में है और कोई वास्तव में घायल नहीं है। अगर मैं अभी उनकी मदद करता हूं तो वे कुछ नहीं सीखेंगे और मुझ पर और भी अधिक निर्भर हो जाएंगे। मैं केवल उनके विकास में बाधा डालूंगा। क्या लिंजोस का यही मतलब था जब उसने मुझसे कहा था कि मुझे भी इस परीक्षा से लाभ होगा? क्या वो मुझे संयम सिखाने की कोशिश कर रहा है? अग्रिम पंक्ति में फ्लोरिया जल्दी से संभल गई थी और अपने दुश्मनों को घास की तरह काट रही थी। गोबलिन्स ने उसे कई बार कई कोणों से घेरा, लेकिन वे सभी एक ही तरह से मरे, उसकी एस्टॉक के एक ही प्रहार से। इसके छोटा होने की कामना करो, वो फ्रिया पर चिल्लाई। ओरियन के उपहार साधारण ब्लेड नहीं थे, वे फौज मास्टरिंग का खजाना थे, जो इच्छा शक्ति के अनुसार सिकुड़ने और फैलने में सक्षम थे, जिससे वे हर युद्ध परिदृश्य के लिए उपयुक्त थे। फ्रिया ने उसकी सलाह मानी और उसकी रैपियर एक छोटी तलवार में बदल गई, जिसका उपयोग उसने यूरियल को सुरक्षित रूप से मुक्त करने के लिए किया। प्राथमिक जादू का उपयोग करो, बेवकूफ, लित चिल्लाया, अब और चुपचाप खड़े रहने में असमर्थ था। उसकी आवाज ने क्विला को उसके आतंक से झकझोर दिया। उसने बिजली का एक झटका छोड़ा जिसने गोबलिन को सुन्न और लकवाग्रस्त कर दिया। उसका जादू उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए उसने उनके शरीरों के माध्यम से बहने वाली धारा को नजरअंदाज किया और अपना चाकू निकाला। क्विला ने उस प्राणी को बार बार चाकू मारा, उन्माद में चिल्लाते हुए। उसे लहूलुहान करने के बाद ही वह रुक पाए। जब लड़ाई खत्म हुई तो समूह खून, आंतों और गंदगी से ढका हुआ था। उनके चारों ओर की दुर्गंध दम घोटने वाली थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। क्विला सबसे पहले रोने लगी, यह महसूस करते हुए कि उसने क्या किया है, लेकिन उसने अपने चाकू को छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर यूरियल की बारी थी, जिसने खुद को बेकार होने के लिए कोसा, फिर फ्रिया और अंत में फ्लोरिया। उन्होंने कठिन तरीके से अनुभव किया था कि कुछ रक्षाहीन शिकार करने और जीवित रहने के लिए एक संवेदनशील प्राणी को मारने में कितना अंतर था। उनकी सिसकियां जल्दी ही हिंसक खांसी में बदल गईं। तीखी गंध उनकी नाक में जलन पैदा कर रही थी। लड़ाई से मिले सदमे और उनके सामने के भयानक दृश्य के बीच वे एक के बाद एक उल्टी करने लगे। यह क्या है? वे इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? पहली चीज जो उन्हें करनी चाहिए वह है क्षेत्र को साफ करना, अन्यथा खून की गंध अन्य प्राणियों को आकर्षित करेगी। मुझे संदेह है कि राक्षस उनके हमले से पहले उल्टी बंद करने का धैर्यपूर्वक इंतजार करेंगे। उन पर इतनी सख्ती मत करो। सोलस का मन ममता में स्नेह से भरा हुआ लग रहा था। वे सिर्फ बच्चे हैं। क्विला ने हमें एक से अधिक बार बताया है कि उसने अकादमी से पहले कभी आक्रामकता के लिए जादू का उपयोग नहीं किया था। उसने जो सबसे बुरी चीजों का सामना किया था वे भूख और अकेलापन थे। जहां तक दूसरों की बात है, वे भाग्यशाली हैं। अब तक उनकी सेवा की गई है और उन्हें लाड़ प्यार दिया गया है। केवल अपने माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने की चिंता की है। जब यह आपके साथ हुआ था तो क्या आप चाहेंगे कि कोई आप पर चिल्लाए या गले लगाए और एक अच्छी बात कहे? सोलस के शब्दों ने केवल बुरी यादें ताजा कर दी।
लित की पहली हत्या पृथ्वी पर उसके अपने पिता की थी, लेकिन तब भी उसे किसी की आवश्यकता नहीं थी। वो भावनाओं के लिए कोई जगह छोड़ने के बजाय खुद को और काल को उस मां से बचाने में बहुत व्यस्त था। मुझे आश्चर्य है कि हमेशा मुझे ही बड़ा व्यक्ति क्यों बनना पड़ता है, उसने सोचा। खैर, शायद इसलिए क्योंकि आप आमतौर पर कमरे में सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं। सोलस की हल्की हंसी ने किसी तरह उसका उत्साह बढ़ा दिया। सोलस के अनुसार गुफा में उनके द्वारा पहने गए सामानों के अलावा कोई जादुई वस्तु नहीं थी। शायद लिजोस पर्यवेक्षण की कमी के बारे में ईमानदार था और शायद नहीं। हस्तक्षेप करने से पहले लित ने उन्हें मुख्य हॉल में वापस लाने के लिए बनाया गया ब्रेसलेट पॉकेट डायमेंशन के अंदर रख दिया। फिर उसने जमीन पर छड़ी थपथपाई, जिससे अंधेरे जादू डार्कनेस मैजिक की एक लहर निकली जिसने गलियारे को साफ कर दिया, लड़ाई के हर निशान को शून्यता में भंग कर दिया। मजबूत बनो फ्लोरिया, लित ने उसके कंधे थपथपाए, बदले में लगभग चाकू खा ही लिया था। वह अभी भी तनाव में थी, हर शोर पर उछल पड़ती थी। तुम यहां नहीं रह सकती, अन्य जीव आसपास छिपे हो सकते हैं। आप सभी को आराम करने और संभलने के लिए जगह चाहिए। सामान्य तौर पर वह यह भी बताता कि वह पहले से ही उनकी बहुत मदद कर रहा था, न केवल उन्हें सलाह देकर, बल्कि उस समय भी प्रकाश को जीवित रखकर जब वे सभी घबरा रहे थे। हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति में यह अशिष्ट होता और उसे संदेह था कि उनमें से किसी को भी इस समय परीक्षा की परवाह थी। लित और फ्लोरिया ने दूसरों को उठने में मदद की, उनके घावों को ठीक किया और उन्हें अपना धैर्य वापस पाने के लिए प्रेरित किया। परीक्षा शुरू हुए आधा घंटा भी नहीं बीता था और सभी को पहले से ही नींद की सख्त जरूरत थी। वे आराम करने के लिए उचित जगह मिलने से पहले कुछ देर तक चलते रहे। भूमिगत भूल भुलैया गलियारों से बनी थी जो विभिन्न आकारों की गुफाओं को जोड़ते थे। कुछ इतनी छोटी थी कि उन्हें रेंगने की जरूरत थी, अन्य अकादमी की कक्षाओं से बड़ी थी। सौभाग्य से उन्हें रास्ते में और कुछ नहीं मिला। समूह एक ही प्रवेश द्वार वाली गुफा के अंदर बस गया, लेकिन यूरियल द्वारा यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि दीवारों में कोई छिपा हुआ रास्ता या सुरंग तो नहीं है। उसके बाद उसने सुरक्षा घेरों एरेज की एक श्रृंखला बनाई जो उनके ठिकाने के अंदर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को कीमा बना देगी। इस बीच लित ने फ्लोरिया को कागज का एक टुकड़ा और एक दवात थमाई। यह क्या है? उसने दूसरों को गर्म कंबल देने के बाद पूछा, जबकि फ्रिया ने उस लकड़ी से आग जलाई जिसे वह अपने डायमेंशनल ताबीज डायमेंशनल एम्यूलेट में ले आई थी। मॉक परीक्षा के विपरीत इस बार वे तैयार होकर आए थे। काल कोठरी डंजनिंग का पहला नियम, हमेशा एक नक्शा बनाओ। लित ने उसे डंजन्स और लूटिंग के अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान दिया। धिक्कार है, मैं पूरी तरह से भूल गई थी। स्क्रॉल खोलने के बाद उसने देखा कि लित ने उन सभी कमरों का हिसाब रखा था जिनसे वे गुजरे थे। क्या तुम हमारी इतनी मदद करके सीमा पार नहीं कर रहे हो? फ्लोरिया उसके लिए चिंतित थी, लेकिन साथ ही लित को अपना साथ देते देख वास्तव में खुश भी थी। ये सिर्फ एक ग्रेड है, उसने कंधे उचकाए। लिजोस को जानते हुए इसका बड़ा हिस्सा इस पर निर्भर करेगा कि हम अपनी गलतियों से कितना सीखते हैं, न कि उन्हें करने के लिए सजा दी जाएगी। आखिरकार यह एक अकादमी है, बूचड़खाना नहीं। हो गया। यूरियल के चेहरे पर गर्व का भाव था जब वो अस्थायी शिविर में वापस आया। अभी सुरक्षा घेरे स्टैंड बाय पर हैं ताकि उनकी जादुई ऊर्जा बेकार में बर्बाद न हो। आमतौर पर केवल वार्डन ही उन्हें सक्रिय कर सकता है, लेकिन चूंकि मुझे भी नींद की जरूरत है, इसलिए मैंने कुछ माना स्टोन्स का उपयोग किया ताकि सुरक्षा घेरे उस व्यक्ति को जवाब दें जिसके पास ये है। उसने चाक के आकार का एक लाल माना स्टोन दिखाया। बढ़िया सोच, फ्लोरिया ने उसकी तारीफ की। अब हम आराम से सो सकते हैं। पालियों शिफ्ट्स का फैसला करने के बाद हर कोई आग के चारों ओर अपनी जगह ले ली, जो रोशनी और गर्मी के बजाय नैतिक आराम के लिए अधिक काम कर रही थी। हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें जादू, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, जैसे अशांत मन को शांत करना। कोई भी सो नहीं पाया। गोब्लिन्स की लाशों की छवियां अभी भी उनकी आंखों के सामने नाच रही थी। फ्रिया अपनी जगह छोड़ने और लित से सटने वाली पहली व्यक्ति थी। जल्दी बाकी सभी ने भी ऐसा ही किया। उसे अभी भी सुरक्षा का वह एहसास याद था जो उसने तब महसूस किया था जब वो उसकी बाहों में थी, और अब उसे इसकी पहले से कहीं अधिक आवश्यकता थी। जो कुछ भी हुआ था उसके बावजूद लित अडिग रहा, जैसे तूफान के सामने एक पहाड़। क्विला और यहां तक कि फ्लोरिया और यूरियल ने भी इसे स्वीकार करने में बहुत गर्व महसूस करने के बावजूद वैसा ही महसूस किया। उनके दिलों में उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उसकी हत्यारी निगाहें, जिन्हें वे समय के साथ पसंद करने लगे थे, छाया में छिपे किसी भी डरावने जीव को दुम दबाकर वापस भेजने में सक्षम थी। वास्तव में गार्ड ड्यूटी के क्रम पर फिर से चर्चा करने के बाद पूरा समूह एक साथ सो गया, जिससे लित बत्तख के बच्चों से घिरी एक मां बत्तख की तरह रह गया। समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, वो उनकी खर्राटों को सुनते हुए पहरा देता रहा। जब समूह जागा तो जम्हाइयों की संख्या ने सभी को तुरंत सतर्क कर दिया।
उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि किसी ने पहरा नहीं दिया था, जिससे वे अपने सैद्धांतिक रूप से तटस्थ पर्यवेक्षक की उपस्थिति के अलावा पूरी तरह से रक्षाहीन रह गए थे। फ्लोरिया और अन्य लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन कुछ भी उस थकावट और घृणा की तुलना में नहीं था जो अभी भी उनके मन में बनी हुई थी। सोने जाने से पहले अपने मुंह और दांतों को साफ करने के लिए अंधेरे जादू का उपयोग करने के बावजूद वे अभी भी उल्टी और खून का स्वाद महसूस कर सकते थे। अब तुम लोग कैसा महसूस कर रहे हो? फ्लोरिया ने पूछा। एक गंदे चिथड़े की तरह, फ्रिया ने जवाब दिया, जिससे बाकी लोग भी सहमत हो गए। हे भगवान लित, क्या तुम वास्तव में जीविका के लिए ऐसा काम करते हो? हाँ, ये काम का हिस्सा है, उसने सिर हिलाया। और जल्द ही यह तुम्हारे काम का हिस्सा भी होगा, सिवाय शायद क्विला के। फ्रिया, फ्लोरिया, तुम मेज नाइट्स हो। तुम्हारी तलवारें डराने या रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि मारने के लिए बनी है। यूरियल, एक सामंती प्रभु और वार्डन के रूप में तुम्हारे हाथों में तुम्हारे दुश्मनों और सहयोगियों दोनों की जान होगी। क्विला, भले ही तुम एक अकादमिक बनने का चुनाव करो, जैसे प्रोफेसर माथ या मनोहर, फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि अपनी रक्षा कैसे करनी है। समूह ने लित के शब्दों और परीक्षा के निहितार्थ पर विचार किया। उन्होंने सालों तक पुतलों पर या अभ्यास भागीदारों के साथ प्रशिक्षण लिया था, कभी भी पूरी तरह से नहीं समझा कि उनके कौशल किस लिए थे। लिजोस अपने छात्रों को उन्हें व्यवहार में लाने के लिए मजबूर कर रहा था, ताकि वे अपने भविष्य के जीवन में कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं, इसका निर्णय लेने से पहले अपने विकल्पों के परिणामों का अनुभव कर सकें। इससे पहले कि हम निकलें, क्या कुछ और है जो क्विला और मुझे अपने नए हथियारों के बारे में जानने की जरूरत है? फ्रिया ने पूछा। उसकी आवाज में कोई दोष या नाराजगी नहीं थी, लेकिन फ्लोरिया को फिर भी दोषी महसूस हुआ। पहले न बताने के लिए क्षमा करें। वो शर्म से लाल हो गई। भगवान, मैं कितनी मूर्ख हूं, फ्लोरिया ने सोचा। अब मुझे न केवल उनका नेता, बल्कि उनकी बड़ी बहन भी माना जाता है। उन्हें अर्नस के कस्टम ब्लेड्स के बारे में नहीं सिखाना मेरी ओर से एक बड़ी भूल थी। बात बस इतनी है कि मेरा मतलब है, हमारे पिता के उपहारों और इस परीक्षा ने मुझे इतना हतप्रभ कर दिया कि मैं पूरी तरह से भूल गई। हमारे हथियारों को एर्नास परिवार की एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके बनाया और मंत्रमुग्ध एन्चांटेड किया गया है। यह उन्हें अप्राकृतिक रूप से तेज बनाता है, जिससे तुम्हारी रैपियर जैसा हल्का हथियार भी काटने और छेदने में सक्षम होता है। तुम अब केवल वार करने तक सीमित नहीं हो। जब तक तुम्हारा दुश्मन भारी कवच नहीं पहनता, तुम काट भी सकती हो। यह उन्हें इतना मजबूत भी बनाता है कि बिना खरोंच के चट्टान को काट सकें। अंत में उनमें अपने मालिक को बाधा पहुंचाए बिना तंग जगहों के अनुकूल होने के लिए आकार बदलने की सीमित क्षमता है। हालांकि मुझे विवरण नहीं पता, मैं कोई फौज मास्टर नहीं हूं। क्विला, अगर तुम्हें युद्ध में अतिरिक्त सीमा की आवश्यकता हो तो तुम्हारा लंबा चाकू एक छोटी तलवार में बदल सकता है। क्विला ने सिर हिलाया, खुद हथियार को आजमाया। उसकी हरकतें अजीब थीं, लेकिन ब्लेड हल्का और उपयोग में आसान था, जिससे उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। क्या मैं इसे देख सकता हूं, कृपया? लित ने फ्रिया की ओर अपना हाथ बढ़ाया, जिसने उसे अपनी रैपियर थमा दी। लित ने हथियार पर इन्विगरेशन का उपयोग किया, इसके जटिल सूडोकोर का अध्ययन किया। वह अभी तक कोई तलवारबाज नहीं था, लेकिन वह भी इसकी कारीगरी की सराहना कर सकता था। उसने इसे एक छोटी चट्टान के खिलाफ इस्तेमाल किया, जो आसानी से छिद गई और एक चांदी जैसी आवाज पैदा हुई। ब्लेड बेदाग था और फायर विजन के साथ अलाव की ओर अपनी पीठ करने के बाद वह एक सेकंड के लिए पूरे ब्लेड को हरा होते देख सकता था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिता ने द्रव्यमान विस्थापन मास डिस्प्लेसमेंट कैसे हासिल किया, लेकिन मुझे बाकी के बारे में एक या दो विचार हैं। हथियार हवा के जादू के साथ मंत्रमुग्ध है, जिससे ये प्रहार पर कंपन करता है और धार की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। साथ ही मुझे नहीं लगता कि यह वास्तव में सामान्य ब्लेड से अधिक मजबूत है, बल्कि यह प्रहारों को सोखता है और पृथ्वी के जादू के माध्यम से उनकी ऊर्जा को गर्मी के रूप में नष्ट कर देता है। लित फौज मास्टरिंग द्वारा लागू किए जा सकने वाले प्रभावों से चकित था। काइनेटिक फील्ड्स और वाइब्रो वेपन्स ऐसी चीजें थी जिनके बारे में उसने केवल विज्ञान कथा की किताबों में पढ़ा था। खैर, बिल्कुल, फ्लोरिया ने उत्तर दिया। हर कोई जानता है कि वे हवा और पृथ्वी के जादू से मंत्रमुग्ध हैं, लेकिन यह नहीं पता कि कैसे। साथ ही मुझे तुम्हारी कही गई बकवास का एक शब्द भी समझ नहीं आया। लित ने आह भरी। वो उन्हें यह नहीं समझा सकता था कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और न ही कंपन आवृत्ति ठोस पदार्थ को कैसे प्रभावित कर सकती है। वे सभी ऐसे शब्द थे जो नई दुनिया में मौजूद नहीं थे। ये किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीविजन समझाने की कोशिश करने जैसा होता जो बिजली या तरंगों के बारे में नहीं जानता था। इसलिए उसने बात छोड़ दी और हथियार फ्रिया को वापस कर दिया। मुझे कुछ कहना है, यूरियल बीच में बोला। चूंकि हम एक कालकोठरी में हैं, इसलिए आग के जादू का उपयोग करने से बचना बेहतर है। शुरू करने के लिए यहाँ बहुत अधिक हवा नहीं है, इसलिए यदि हम इसका बहुत अधिक उपभोग करते हैं तो हमारा दम घुट सकता है। इसके अलावा
भले ही फायरबॉल्स एक जादूगर के सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आग की लपटें और शोर दोनों ही दीवारों से टकराकर वापस आ सकते हैं। केवल शोर ही हमें बहरा कर सकता है। यह उल्लेख नहीं है कि केवल जादू करने वाला ही जादू के सीधे प्रभावों से प्रतिरक्षित होगा, जबकि बाकी समूह गर्मी से पीड़ित होगा। आखिरकार फ्रेंडली फायर शब्द इसी तरह गढ़ा गया था। यूरियल ने महसूस किया कि उसे अपने सम्मान को बचाने के लिए उपयोगी साबित होना होगा। अब तक वो क्विला जितना ही असहाय रहा था, लेकिन वह बिना किसी विशेषज्ञता वाली एक हीलर थी। यह उल्लेख नहीं है कि वह उससे 3 साल छोटी थी। वे सभी अच्छे बिंदु हैं। फ्लोरिया ने सिर हिलाया। अब हमें अपने कार्य का समन्वय करने की आवश्यकता है। हम पिछली गलतियों को नहीं दोहरा सकते। समूह ने अगले घंटे की यात्रा के लिए योजनाएं और तैयारियां करने में बिताया। नए गठन में फ्लोरिया बीच में चलेगी, किसी भी आने वाले दुश्मन को रोकने के लिए तैयार। क्विला को नक्शा थामने और उनके आंदोलनों को नोट करने का काम सौंपा गया था, क्योंकि वह लिथ के अलावा अकेली थी जो जल जादू वाटर मैजिक से लिख सकती थी। फ्रिया और यूरियल ने अपनी स्थिति बदल ली, जिससे वह आसानी से फ्लोरिया की सहायता कर सके या क्विला की रक्षा कर सके। गोब्लिन्स के एक और समूह से मिलने में देर नहीं लगी, लेकिन इस बार चीजें बहुत अलग थी। फ्लोरिया ने अपना रास्ता रोकते हुए अपनी टावर शील्ड को प्रज्वलित किया, जबकि क्विला और फ्रिया ने बर्फ के टुकड़ों और हवा के ब्लेडों से हमलावरों को काटने और चुभाने के लिए रैंक 1 के जादू का उपयोग किया। कुछ प्राणियों के पास गुलेल और धनुष थे, लेकिन उनके प्रोजेक्टाइल को यूरियल की एयर शील्ड द्वारा आसानी से मोड़ दिया गया। वे लड़ाई के ठीक बाद गलियारे को साफ करने में सफल रहे, लेकिन फ्रिया और क्विला ने फिर भी उल्टी कर दी। जादू से बने घाव तलवारों से बने घावों से भी अधिक भयानक थे, और उन्हें अभी तक बिखरी हुई आंतों और खूनी अंगों की आदत नहीं हुई थी। जहां तक फ्लोरिया और यूरियल की बात है, उनका गर्व मतली से अधिक मजबूत था। अगले घंटों में वे अधिक से अधिक गोब्लिन के घोंसलों से मिले, हर मुठभेड़ में बेहतर होते गए, इस हद तक कि कोई दुश्मन अब फ्लोरिया की ढाल तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिर भी लिथ निराश था। वे हमेशा गुफा में गंदगी कर देते थे। काम पूरा करने के लिए प्रत्येक को कई मंत्रों स्पेल्स की आवश्यकता होती थी। दोस्तों, मुझे तुम्हें एक मुफ्त नमूना दिखाने दो। लाइफ विजन के कारण लिथ जानता था कि वे लगभग 20 गोब्लिन से बने एक और घोंसले से मिलने वाले हैं, इसलिए उसने कमान संभाली। आप पहले ही बड़े घोंसलों को साफ कर चुके हैं, इसलिए इसका आपके स्कोप पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कृपया देखें। लिथ ने गोब्लिन्स को बिना किसी प्रतिरोध के अपनी ओर दौड़ने दिया, जब तक कि उसने अपनी छड़ी से एक बार थपथपाया, जिससे गुफा की नमी जमीन पर पानी की एक परत के रूप में जमा हो गई। दूसरे नल टैप ने इसे बर्फ में बदल दिया। गोब्लिन्स को बर्फ की कोई अवधारणा नहीं थी, इसलिए वे चार्ज करते रहे। अब फिसलन भरी सतह के कारण सिर के बल जमीन पर गिर गए और उठने में असमर्थ हो गए। तीसरे नल ने बर्फ को ब्लेडों में बदल दिया, जो उनकी आंखों, दिलों और दिमागों में धंस गए, उन्हें मौके पर ही मार दिया। समूह विस्मय में था। आश्चर्य के कारण उनके मुंह खुले रह गए। क्या वो प्राथमिक जादू था? यूरियल ने पूछा, अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हाँ, इसीलिए कोई मंत्र नहीं, कोई हाथ के संकेत नहीं, लक्ष्य के लिए कोई चेतावनी नहीं। लाइफ विजन से यह जांचने के बाद कि कोई और आसपास नहीं है, लिथ पीछे मुड़ा, अपने दोस्तों का सामना करते हुए। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैं कुछ साल पहले तक था। तुम जादू का उपयोग एक गदा की तरह करते हो, बजाय एक स्कैल्पल के। यदि उचित रूप से उपयोग किया जाए तो सबसे सरल मंत्र का सबसे विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। क्या लेडी नेरिया ने तुम्हें इस तरह जादू सिखाया था? फ्लोरिया उसके कौशल की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। नहीं, मुझे एक भाग्यशाली मुठभेड़ मिली थी। लिथ के पास जादू में अपनी महारत को समझाने का कोई और तरीका नहीं था। उसने इतु, इर्थो और गेरडा के खिलाफ जीवन और मृत्यु की लड़ाई से और प्रोटेक्टर के साथ लड़कर सीखा था। यदि वो इतने सारे जादुई जीवों से नहीं मिला होता तो वो आधा जादूगर भी नहीं होता जितना वो था। लिथ ने उन्हें अपनी बातों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। पिछली पंक्ति में अपनी स्थिति फिर से शुरू कर दी। भले ही लड़ना आसान हो रहा था, फिर भी यह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से थका देने वाला था, इसलिए समूह ने फिर से विश्राम किया, इस बार उचित गार्ड ड्यूटी आदेश के साथ। लिथ सोया नहीं, केवल नाटक किया, अपनी ताकत वापस पाने के लिए इन्विगरेशन का उपयोग किया। जब उन्होंने फिर से चलना शुरू किया तो वे कई गलियारों और गुफाओं से गुजरे, कभी कभी बंद रास्तों पर समाप्त हुए, लेकिन नक्शे की बदौलत रास्ता कभी नहीं भटके। उन्हें पिछले संघर्ष के निशान और गोब्लिन की हड्डियां मिली जिन्हें चबाकर साफ कर दिया गया था, लेकिन उन्हें कोई दुश्मन नहीं मिला। फ्लोरिया हवा में तनाव महसूस कर सकती थी। वे एक बड़े शिकारी के क्षेत्र के अंदर जा रहे थे। रुको, यूरियल ने समूह को रोकते हुए कहा। अगला कोना बहुत संकीर्ण है। यदि इसे पार करते समय हम पर हमला होता है तो समूह 2 हिस्सों में बंट जाएगा, जिससे हमारे लिए उचित रूप से समन्वय करना कठिन हो जाएगा। मुझे पता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसे चौड़ा कर सकते हैं या दीवारों के पार देख सकते हैं।
फ्लोरिया ने उत्तर दिया। लित मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि उसने लाइफ विजन के साथ अभी अभी वही किया था। सच है, लेकिन हम बोर्ड को ठीक से सेट कर सकते हैं। यह एक घात एम्बुश तभी है जब आप इसके बारे में अनजान हो। यूरियल ने एक के बाद एक सुरक्षा घेरे बनाए, अपने साथियों के लिए उन्हें पहचानना आसान बनाने के लिए अपनी सीमा को वास्तविक जादू ट्रू मैजिक से चिन्हित किया। जब उसने समाप्त किया तो फ्लोरिया दूसरों के सामने कई कदम आगे बढ़ी, ढाल को अपने सामने रखा और पीछे हटने के लिए तैयार रही। उसने कोने के पीछे झांका और एक छोटा गलियारा पाया जो एक और तीखे मोड़ की ओर ले जा रहा था। फ्लोरिया दूसरों को आगे बढ़ने का संकेत देने ही वाली थी जब उसने युद्ध की आवाजें सुनी। एक कर्कश भाषा में चीखें और चिल्लाहटें थी जिसे वह पहचानने में असमर्थ थी। शोर का स्रोत करीब आता रहा जब तक कि मानवों का एक समूह उसकी ओर भागता हुआ नहीं आया। वे सभी बहुत लंबे थे, 2 मीटर से ऊपर, मांसल शरीरों के साथ जो मनुष्यों के लिए गुजर सकते थे यदि उनकी त्वचा हरी न होती, लाल नुकीले बाल और लंबे और नुकीले कान और नाक न होते। ओग्रेस, ओगज, फ्लोरिया चिल्लाई। उम्फा, एक ओग्रे चिल्लाया, एक पंजे वाली उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए। गोब्लिन्स के विपरीत उन्होंने कपड़े पहने हुए थे जो ज्यादातर अन्य ओग्रेस, गोब्लिन्स और जो कुछ भी वे आमतौर पर दोपहर के भोजन में खाते थे उनकी खाल से बने थे। छोटे जानवरों की खोपड़ियों से बनी माला पहने हुए एक ओग्रे ओझा, शेमन, ने फ्लोरिया के छिपने के स्थान की ओर एक बड़ी छड़ी घुमाई। इन्फोई, छड़ी से एक आग का गोला निकला जिससे फ्लोरिया को धमाके की चपेट में आने से पहले पीछे हटने और अपनी टॉवर शील्ड के पीछे शरण लेने का ही समय मिला। उसकी जादुई ढाल बिखर गई, लेकिन फिर भी उसने जादू का खामियाजा भुगता। उसकी वर्दी एक से अधिक जगहों पर जल गई थी और उसके कान बज रहे थे, जिससे फ्लोरिया के लिए अपना संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। फ्रिया ने कमान संभाली, जबकि क्विला ने अपने घायल दोस्त को ठीक करना शुरू किया और यूरियल ने एक और सुरक्षा घेरा बनाया। जैसे ही ओग्रेस ने पहले सुरक्षा घेरे के अंदर कदम रखा, यूरियल ने इसे सक्रिय कर दिया, जिससे वो स्थान एक आंधी तूफान में बदल गया जिसने कई को जलाकर राख कर दिया। बिजली ने उन पर हर तरफ से हमला किया, यहां तक कि जीवित बचे लोग भी बेदाग नहीं निकले। ओग्रेस पहले से ही मानव मांस के दुर्लभ स्वाद का इंतजार कर रहे थे जब दूसरा सुरक्षा घेरा सक्रिय हो गया, जिससे जमीन दलदल में बदल गई और वे डूबने लगे। हाँ, यूरियल ने सोचा, बिना एक बार भी हमला किए एक साफ जीत। वार्डन्स कमाल के होते हैं। ओग्रे ओझा निर्दयी होने के साथ साथ चतुर भी था। उसने केवल अपने लिए एक सुरक्षात्मक पृथ्वी मंत्र अर्थ स्पेल का उपयोग करते हुए अन्य ओग्रेस को मांस की ढाल के रूप में उपयोग करके आंधी से खुद को बचा लिया था। दूसरों को ढाल देने के लिए समय और करुणा की आवश्यकता होती, और उसमें दोनों की कमी थी। उसने दूसरों को कदम रखने के पत्थरों स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में उपयोग करके दलदल से भी खुद को बचा लिया और निकटतम दुश्मन फ्रिया की ओर गदे के रूप में अपनी छड़ी को लहराया। घायल होने और अन्य ओग्रेस से छोटा होने के बावजूद ओझा ने अभी भी एक लात मारने वाले घोड़े की ताकत से प्रहार किया, प्रभाव से जादुई ढाल को लगभग चकनाचूर कर दिया। फ्रिया नुकसान में थी, प्रतिद्वंद्वी भारी और मजबूत था और उसकी हमला करने की सीमा उससे अधिक लंबी थी, क्योंकि छड़ी 2 मीटर से अधिक लंबी थी। ओझा ने एक किक के साथ पीछा किया, उसे बिना तैयारी के पकड़ लिया और उसे जमीन पर लुढ़का दिया। ओझा मुस्कुराया, आगे बढ़ते हुए, और उसका सिर खरबूजे की तरह कुचलने के लिए तैयार हुआ। जोरू ना हारती, जरू ना हारती, क्विला के बर्फ के भालों ने ओग्रे को हर तरफ से छेद दिया। उसके मुंह से तुरंत खून निकल आया जबकि उसके घुटने जमीन पर टिक गए, उसमें खड़े रहने की अब और ताकत नहीं बची थी। लित ने सम्मानित महसूस किया, ये जादू उसके चेकमेट स्पीयर्स से काफी मिलता जुलता था। इन्फोई, ओझा ने अपनी छड़ी को आखिरी बार घुमाया, अकेले मरने के लिए तैयार नहीं था। अफसोस, यूरियल ने पहले ही एक बहुत छोटा सुरक्षा घेरा पूरा कर लिया था जो आग के जादू को नकार देता था। उसने इसे उस क्षण से तैयार किया था जब उसने देखा था कि दुश्मनों में से एक गलियारे के अंदर आग के जादू का उपयोग करने के लिए पर्याप्त पागल था। ओझा ने अपनी छड़ी को हतप्रभ भाव से देखा, उसके अपने इकलौते सच्चे दोस्त के विश्वासघात का दर्द उसके रूखे चेहरे पर दिखाई दे रहा था। फ्रिया ने एक सहज गति में उसका सिर छेदकर अपनी संवेदना व्यक्त की। समूह जश्न मनाने ही वाला था जब कोने से कुछ और निकला। यह एक घड़ियाल जैसा लग रहा था, लेकिन यह मानव जैसा था। यह 2 पैरों पर खड़ा था, कम से कम 2.5 मीटर ऊंचा, पूंछ को छोड़ दे तो। उसने एक बेल्ट पहनी हुई थी जिसमें कई ट्रिंकेट्स लटके हुए थे, जबकि उसके हाथों में क्रमशः दोहरे सिर वाली कुल्हाड़ी और एक हथौड़ा कुल्हाड़ी थी। वो चबा रहा था जो ओग्रे की अभी भी खून बहती हुई जांग लग रही थी। उसने अपनी मां से जान को बाहर निकालने और कहने से पहले उनकी ओर एक चंचल नजर से देखा, ताजा मांस। आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।